ट्रांसजेंडर फैमिली को 5 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, जिसमें ट्रांस वुमेन का भी एक कॉलम ब्राइड्स के सेक्शन में ऐड करने के लिए कहा गया। ट्रांसजेंडर्स के साथ कोई भी हरासमेंट या फिर आपके राइट्स को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स ना करा जा सके, राइट टू प्राइवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट बताया गया था। Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj and I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या किसी भी शख्स का या फिर आपका एक ऐसी सोसाइटी में सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है जिसमें आपके राइट्स को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स ना करा जा सके या फिर आपके राइट्स का प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें आपको जेंडर आइडेंटिफिकेशन करने का राइट ना हो। जी हाँ, हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम लोग हिजड़ा, किन्नर और भी कई अन्य प्रकार के नामों से भी जानते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। ट्रांसजेंडर्स एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है जिसके सेपरेट एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि डिफर करते हैं उस आइडेंटिटी से जो उनको प्रोवाइड करी गई थी एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। इंडियन सोसाइटी में काफ़ी लंबे समय तक के ट्रांसजेंडर्स को कोई भी एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करी गई थी, जिसकी वजह से उनके राइट्स का प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं हो सकता था और प्रोटेक्शन भी, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स को कई सारी जगहों पर परेशानियां होती थी, जैसे कि अडॉप्शन के टाइम या फिर सक्सेशन के टाइम, और भी कई सारे फैसिलिटीज और स्कीम्स को यूटिलाइज करने के लिए। राइट्स के प्रॉपर प्रोटेक्शन के ना होने की वजह से ट्रांसजेंडर्स को काफ़ी लंबे समय तक के हरासमेंट का इशू रहा। एक रिसेंट सर्वे में ये पाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 51% ऑफ द ट्रांसजेंडर्स को हरासमेंट की कंप्लेंट्स रही और प्रॉपर राइट्स के प्रोटेक्शंस के ना होने के कारण वो लोग कुछ कर भी ना सके। 2010 से अभी तक के लेकर के ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वक्त माना जाता है, क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पास हुए जिसमें ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करा गया। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 का है, जिसको हम लोग पॉपुलरली नाज जजमेंट 2009 के नाम से भी जानते हैं। नाज जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहली बार सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसमें अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बताया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड क्या होता है। अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस में कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे कि एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स और होमोसेक्सुअलिटी को प्रोहिबिट करा गया था और इसको इलीगल टर्म करा गया था। तो नाज जजमेंट 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। ये शुरुआती दौर में ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी, जिसने आगे जा कर के और भी कई सारे रास्ते खोले ट्रांसजेंडर के राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो लोग अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज जजमेंट 2009 में अपने वर्डिक्ट में ये भी बताया कि सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड को स्ट्रक डाउन करे जाने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये सेक्शन कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो कि हम लोगों को इक्वालिटी बिफोर द लॉ बताता है, आर्टिकल 15 जो कि फॉरबिड करता है कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ग्राउंड, आर्टिकल 16 जो कि हम लोगों को बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विस विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ग्राउंड एंड रेस, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन के रोकने के लिए सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। नाज फाउंडेशन के केस के बाद भी चीजें इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं रही ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए, क्योंकि सन 2014 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को
फिर से री इनैक्ट कर दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट भी दी कि कोर्ट्स का ये काम नहीं है कि लॉज को स्ट्रक डाउन करें और ये पार्लियामेंट का काम है। मगर ये परेशानियां कम टाइम की थी क्योंकि सन 2014 में नालसा जजमेंट, जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को फिर से स्ट्रक डाउन करा और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर सोसाइटी को एक थर्ड जेंडर भी माना। ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ट्रांसजेंडर सोसाइटीज की मार्जिनलाइजेशन के लिए रेमेडीज भी प्रोवाइड करी और रेमेडीज प्रोवाइड करने के साथ ही साथ काफी सारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस भी दी ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर के लिए। सन 2017 में एक और काफी लैंडमार्क जजमेंट आया था जिससे हम सब काफी वेल अवेयर हैं, जिसको हम लोग पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट बताया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स की प्राइवेसी, अपने पार्टनर्स को चूज करने के लिए भी प्राइवेसी का मैटर बताया था और उनको कंप्लीट राइट दिया था कि वो लोग अपने पार्टनर्स अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं विदाउट एनी वंस इंटरफेरेंस इन इट। इसके बाद सन 2019 का एक और काफी महत्वपूर्ण जजमेंट पास करा गया जो कि तमिलनाडु का है, जिसको हम लोग अरुण कुमार जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। केस का नाम है अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें ट्रांस वुमेन का भी एक कॉलम ब्राइड्स के सेक्शन में ऐड करने के लिए कहा गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 जेंडर्स प्रेजेंट थे, जिसको हम लोग मेल और फीमेल के नाम से जानते हैं। और इस जजमेंट की वजह से क्लॉज एक और आया कि कोई भी महिला मैरिज सर्टिफिकेट में अपने जेंडर को आइडेंटिफाई खुद भी कर सकती है बिना स्टेट के वेरिफिकेशन के भी। उसमें अपने आप को ब्राइड एज अ ट्रांस वुमन भी आइडेंटिफाई कर सकती है। सन 2019 में एक और काफी महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्शन कंप्लीट तरीके से मिल गया। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 एनैक्ट हुआ, जिसको हम लोग एक्ट नंबर 40 ऑफ 2019 के भी नाम से जानते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है जिसकी ट्रांसजेंडर सोसाइटी में काफी वक्त से जरूरत थी और इस एक्ट के आने के बाद से ट्रांसजेंडर को एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिला अपने जेंडर का और इसके अलावा उनके कई सारे राइट्स जो फुलफिल ना हो सकते थे वो फुलफिल होने लगे और जिसकी वजह से उनको सर्विसेज में भी एनरोल करे जाने लगे। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे राइट्स भी आए जिससे ट्रांसजेंडर को हरासमेंट से बचाया जा सका। और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है, उसका प्रॉपर तरीके से एनफोर्समेंट भी करा जा सका। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सब क्लॉज के में ट्रांसजेंडर्स को डिफाइन भी करा गया है, जो कि हम लोगों को बताता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स अ पर्सन whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans man or trans woman, whether or not such person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy। तो इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि ट्रांसजेंडर कोई भी एक ऐसा शख्स होता है जो उसको जेंडर आइडेंटिटी प्रोवाइड करी गई हो, उससे उसकी करंट आइडेंटिटी डिफर करती हो और उसमें इस चीज की भी जरूरत नहीं है कि उस शख्स ने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई हो या फिर ना कराई हो। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी शख्स अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकता है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के सर्टिफिकेट के लिए। और सेक्शन 6 में उसका प्रोसीजर लेड डाउन करा गया है कि एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करी जाएगी। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में एक नेशनल काउंसिल भी फॉर्म करी गई है जो कि ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए भी वर्क करेगी। इसमें 5 मेंबर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिप्रेजेंट करे जाएंगे जो कि रोटेशन बेसिस पे होंगे और ये लोग
ट्रांसजेंडर सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करेंगे सारे कंसर्निंग मैटर्स के लिए। इस एक्ट में पनिशमेंट्स और पेनल्टीज भी लेट डाउन करी गई हैं कि अगर किसी भी तरह से ट्रांसजेंडर्स के साथ कोई भी हरासमेंट या फिर कोई भी तरह का क्राइम करा जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं और क्या पेनल्टीज हैं वो भी बताई गई हैं। मगर मेरा एक ये पर्सनल व्यू है कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में अभी भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। सबसे पहली शॉर्ट कमिंग ये है कि जो पेनल्टीज और पनिशमेंट्स लेट डाउन करी गई हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जो कि अदर लॉज में बाकी सारे जेंडर्स के लिए प्रिस्क्राइब करी गई हैं। पेनल्टीज और पनिशमेंट के शॉर्ट कमिंग के अलावा भी इस एक्ट को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए क्योंकि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की कॉस्ट काफी ज्यादा है और ट्रांसजेंडर के सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए भी गवर्नमेंट्स को कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स में उनको कुछ ईज मिले। मगर अक्टूबर 6, 2021 में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए, जैसे कि सेंटर ने अनाउंस करा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर ट्रांसजेंडर फैमिली को 5 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे जिससे वो लोग अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा सके या फिर उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत हो। इसके अलावा एक काफी बड़ा डेवलपमेंट ओडिशा गवर्नमेंट ने करा है जिसमें ओडिशा गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है ट्रांसजेंडर्स के इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए और ट्रांसजेंडर्स के इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ ही साथ एक कंप्लेंट रिड्रेसल फोरम भी निकाला है जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली बनी है और अगर कोई भी टाइप की कंप्लेंट हो तो ट्रांसजेंडर्स इस रिड्रेसल सेल में लॉन्च कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स की पोजीशन रिमेनिंग वर्ल्ड को लेकर के इंडिया में आज भी एक बडिंग स्टेज पर है क्योंकि इंडिया में आज भी ट्रांसजेंडर्स के लॉज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स के साथ काफी ज्यादा हरासमेंट और बुलिंग का एक्ट होता है जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स को काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। रिमेनिंग ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसजेंडर्स के लॉज काफी स्ट्रिक्ट तरीके से लिए जाते हैं और इंडिया में ट्रांसजेंडर्स की सोसाइटी के बारे में मास अवेयरनेस और प्रॉपर जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है जिससे ट्रांसजेंडर्स भी अपनी लाइफ प्रॉपर तरीके से और पीसफुल तरीके से कैरी ऑन कर सके। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट करा था कि इंडिया को होमोफोबिया की वजह से $32 बिलियन का लॉस हुआ था। तो अगर हम लोग अपनी पब्लिक में प्रॉपर अवेयरनेस करें और मास सेंसिटाइजेशन करें जेंडर्स का तो फिर इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है हर सोसाइटी को और हर जेंडर को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल रेजिम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।